हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम पार्ट 2 कक्षा 10 का सामाजिक का जो पार्ट 2 है वो शुरू करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है किसी भी कंपटीशन की दृष्टि से, और जो कक्षा 10 में पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो हिस्ट्री के 4 पार्ट है शुरू के दोस्तों, इनमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आपको वो सभी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी, मुझे ऐसी आशा है। और एक भी क्वेश्चन है जो इस पार्ट का वो बाकी नहीं रहेगा जो मैंने कवर न किया हो। दोस्तों, इस तरफ जो 3 डॉट्स है उसको आप टिक कीजिए, नीचे रेजोल्यूशन खुलेगा उसे आप 240 या 360 पे कर लीजिए, ताकि जो वीडियो में जो अक्षर हो बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस पार्ट में बताया गया विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण भारत के ऊपर समुद्री रास्ते से सबसे पहले हुआ 636 ईस्वी में ठाणे में। दोस्तों, ठाणे महाराष्ट्र में है, यहाँ आक्रमण हुआ। और इस आक्रमण का उल्लेख है फुतूह अल बुल्दान नामक पुस्तक में। फुतूह अल बुल्दान के लेखक थे दोस्तों अल बिलादुरी। अल बिलादुरी ने वर्णन किया है कि भारत के ऊपर समुद्री आक्रमण हुआ था सबसे पहले, और इसके बाद उन्होंने यहाँ से असफल होकर फिर आक्रमण किया बड़वास को हम भड़ोच, गुजरात में है ये बंदरगाह, बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह है भड़ोच बंदरगाह। और डेबाल का मतलब यहाँ है दोस्तों सिंध का बंदरगाह, यहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया। दोस्तों, चचनामा एक पुस्तक है अली अहमद की। चचनामा जो पुस्तक है अली अहमद की, इसमें विस्तृत वर्णन दिया गया है तत्कालीन समय का। उसमें ये जो आक्रमण है डेबाल के ऊपर, इसका वर्णन है। डेबाल का मतलब जैसे मैंने बताया सिंध का जो बंदरगाह है वो। तो इसमें जो आक्रमणकारी था मदाइरा, वह हार गया, ऐसा वर्णन है चचनामा में। दोस्तों, याद रखिएगा चचनामा में तत्कालीन जो आक्रमण है, अरब आक्रमण, उन सब की जानकारी मिलती है। इसके बाद आक्रमण की कड़ी में दोस्तों नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम उमैयद खलीफा का, एक तरीके से हम कहें गवर्नर था, या उसका दूत था, आक्रमणकारी दूत था, जिसने आक्रमण किया सबसे पहले सिंध पर। उस समय दोस्तों सिंध का जो शासक था वो था दाहिर। तो इस दाहिर को उसने हरा दिया, और इस प्रकार से पहली बार जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उन्होंने अपनी नींव स्थापित कर ली इस क्षेत्र में, जो सिंध इलाका है। इसमें सिंध जो इलाका है दोस्तों, ये राजस्थान के पश्चिम की तरफ पड़ता है। तो जो वर्तमान पाकिस्तान है इसके कुछ भाग आते हैं सिंध में। तो जो सिंध पर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, उसको विजित किया, और इसको न केवल जीता बल्कि पहली बार भारतीयों पर जजिया कर लगाया। दोस्तों, जजिया कर क्या होता है पुस्तक में नहीं बताया गया विस्तार से, तो आप थोड़ा समझ लीजिए। जजिया कर होता है कि जो गैर इस्लामिक जो लोग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने की एवज में जो कर वसूला जाता था उसे बोलते थे जजिया कर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यह गैर इस्लामी लोगों पर लगाया जाता था। तो यह सबसे पहले किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कुछ ये वर्णन है। इसके बाद में शुरुआत होती है दोस्तों भारत के ऊपर जो स्थायी शासन हुआ बाहरी आक्रमणकारियों का, तो वो शुरू होता है दोस्तों दिल्ली सल्तनत से। और दिल्ली सल्तनत से ही भारत का मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है। इससे पहले 2 आक्रमणकारी थे, आपने नाम बिल्कुल सुन रखा है, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और मोहम्मद गोरी ने इसके बाद आक्रमण किया, जो कि पहली बार पृथ्वीराज चौहान से हारा और दूसरी बार ये जीत गया। और इस प्रकार से मोहम्मद गोरी का एक गवर्नर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने सल्तनत की शुरुआत की भारत में। तो दोस्तों, गजनवी के बाद गोरी का आक्रमण, इसका गवर्नर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल रहा। और इसने भारत में जो गुलाम शासन है, गुलाम वंश है, उसकी नींव रखी। और इस प्रकार से जो इसकी जो राजधानी थी वो दोस्तों थी लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ इसने अपनी राजधानी बनाई। और इसका जो समकालीन विद्वान था हसन निजामी ने एक पुस्तक लिखी है दोस्तों ताज उल मासिर। हसन निजामी इसका दरबारी था, तो इसने ताजुल मासिर लिखी है। ये दोस्तों फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। और हसन निजामी मूलतः निशापुर ईरान का था, और यह भारत आ गया था तो इसको शरण दी।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसने ताज उल मासिर जो पुस्तक है फारसी भाषा में लिखी गई, इसमें तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उनका विस्तार से वर्णन किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक और ताजुल मासिर इसमें वर्णन है, और इसके लेखक है हसन निजामी, जो कि निशापुर से आया था ईरान से और भारत में आके रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये एक सूफी संत थे, उनकी याद में कुतुब मीनार बनवाई, कुतुब मीनार का प्रथम तल बनवाया। और तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछते हैं कि किसकी याद में कुतुब मीनार बनवाई गई, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो सूफी संत है इसकी याद में। और इसको पूर्ण किसने करवाया, इसके जो दामाद जो अगला शासक है इल्तुतमिश, उसने। ठीक है दोस्तों, ये हम आगे देखते हैं। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई दोस्तों, चौगान खेलते हैं। चौगान का मतलब है पोलो, आपने देखा होगा घोड़ों पर स्टिक लेकर के, जैसे हॉकी होती है वैसे ही, लेकिन ये खेल घोड़ों पे खेला जाता है और बिल्कुल हॉकी के जैसे है, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो घोड़ों पर रहते हैं, तो इसे वर्तमान में पोलो भी कहते हैं। तो चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों सल्तनत काल की शुरुआत होती है गुलाम वंश से, और मैं आपको 5-6 शब्दों में ये पूरा मध्यकालीन इतिहास एक बार मोटे तौर पे बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ये आएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद में आएगा दोस्तों खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद में आएगा तुगलक वंश। तुगलक के बाद में आएगा सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद में आएगा लोदी वंश। तो इससे हम ऐसे याद कर सकते हैं, गुड़ खा तू साले, गुड़ खा तू साले। तो गुड़ का मतलब हो गया गुलाम, और खा का मतलब हो गया खिलजी, तू से हो गया तुगलक, और सै से हो गया सैयद, और ले से लोदी। तो ये, और इसके बाद में मुगल वंश। मुगल वंश, इन सबको जोड़ते ही भारत का जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो पूरी हो जाती है दोस्तों। सल्तनत काल से मुगल काल तक का पूरा जो इतिहास है वो इन वंशों में आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा क्रम से याद रख लीजिए, गुड़ खा तू साले, तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो हम गुलाम वंश पढ़ रहे हैं। पहला ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये गुलाम थे दोस्तों, इसलिए इनको गुलाम वंश कहा जाता है। तो गुलाम वंश में प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश शासक बनता है। इसने 1210 से 1236 तक शासन किया। और अगर ये कहें कि जो विदेशी आक्रमणकारियों की जो नींव स्थापित की वो इसी शासक ने की, और किसकी मदद से की, इसके पास एक 40 सरदारों का इसने एक दल बनाया, जिसे तुर्क ए चहलगानी कहा जाता था। नाम याद रखिएगा, तुर्क ए चहलगानी। इसकी सहायता से इसने जो जितने प्रदेश थे वो जीते, और जो दरबारी षड्यंत्रकारी थे उनको दबाया। इसने 1226 में रणथंभौर, जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है राजस्थान में, यहाँ आक्रमण किया। 1223 में मालवा पर आक्रमण किया, ग्वालियर पर आक्रमण किया, जालोर को इसने विजित किया, और इस प्रकार से जो गुलाम वंश है उसका साम्राज्य इसने बहुत फैलाया। और इसके समय ख्वारिज्म का शाह का पुत्र था मंगबर्नी। मंगबर्नी इसकी सीमा पर आया, पाकिस्तान की तरफ पश्चिमी सीमा पर, और इसके पीछे पीछे आ रहा था मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां। तो दोस्तों चंगेज खां बहुत खतरनाक और दुर्दांत हमलावर थे ये, और इसकी जो सेना है चंगेज खां की, तो इससे डर कर के मंगबर्नी भारत की सीमा पर आया, या हम कहें कि इल्तुतमिश की सीमा पर आया। तो इल्तुतमिश से इसने मदद मांगी। तो मांगी से हम याद कर सकते, मांगना और मंगबर्नी। तो मांग क्या मांगी उसने, सहायता। मंगबर्नी ने मांगी क्या, सहायता। तो मंगबर्नी हो गया। तो इल्तुतमिश ने बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे तरीके से उसको जवाब दिया कि भारत का जो मौसम है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से उसने इसको शरण नहीं दी। अगर ये इसको शरण दे देता तो निश्चित रूप से जो चंगेज खां हैं उससे इसे आक्रमण करना पड़ता। तो निश्चित रूप से इल्तुतमिश कहीं ना कहीं योग्य व्यक्ति था, जिसने चतुराई से ये जो समस्या है इसका हल पाया। इसके बाद दोस्तों शासिका बनती है रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी थी, 4 वर्ष इसने शासन किया। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी, रजिया सुल्तान। दोस्तों उस ज़माने में भी इसने
शासन संभाला, इसने कुबा और कुलाह धारण किया। अब कुबा और कुलाह क्या होता है? कुबा होता है दोस्तों कोट और कुलाह होता है टोपी। तो इसने टोपी और कोट धारण किया और शासन जो दरबार में ये मतलब कोट, इसने अपने जो स्त्री के जो पहनावे हैं वो त्याग दिए और उसने कुबा और कोट धारण करके शासन चलाया। लेकिन यह महिला थी, यह इसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी दोस्तों। जो दरबार में जो तुर्क जो सरदार थे, जो भी ये इनके षड्यंत्रों का शिकार हो गई, उन्हें पसंद नहीं था कि कोई भी महिला उनके ऊपर शासन करे। और एक और कारण था, एक जमालुद्दीन याकूत, नाम याद रखिएगा, जमालुद्दीन याकूत नाम का एक अबिसिनियाई दास था, जिस पर ये जिससे इसके मधुर संबंध थे। और उसने, रजिया ने उसे अमीर ए आखूर बना दिया। अमीर ए आखूर होता है जो पहले सेना में जो घोड़े होते थे, तो घुड़साल होती थी जहाँ घोड़े रखे जाते थे, उसका अध्यक्ष बना दिया किसे? जमालुद्दीन याकूत को। तो यह जो सरदार थे, जो दरबारी जो षड्यंत्रकारी थे, उन्हें मौका मिल गया, उन्हें ये पसंद भी नहीं आया और इस प्रकार से उन्होंने उसकी हत्या कर दी। फिर रजिया सुल्तान ने अपने अंतिम समय अल्तुनिया से विवाह किया और कैसे भी कोशिश की कि ये षड्यंत्र दबाए जाएं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई और अंत में उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है। इसके बाद में, रजिया सुल्तान के बाद में शासक बनता है बहराम शाह। बहराम शाह ने केवल 2 वर्ष शासन किया, 2 साल। और उसके बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह और उसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद का जो शासन है वो है 1246 से 1265। नासिरुद्दीन जो महमूद है, उसके काल में बलबन जो है, इसने अपनी शक्ति, जो वजीर था उसने अपनी शक्ति, पूरी जो शक्ति है राज्य की, वो अपने हाथों में ले ली। और इस प्रकार से जो बलबन है वह 1265 ईस्वी में सल्तनत का जो है मुखिया बन बैठा। तो जो बलबन है, इसका नाम जो सल्तनत कालीन जो शासक हैं उनमें प्रमुखता से लिया जाता है। क्यों लिया जाता है दोस्तों, ये देखते हैं। नाम याद रखिएगा, बलबन। तो 1265 से 1290 इसका शासनकाल है। इसने सबसे पहले क्या किया दोस्तों, जो तुर्क ए चहलगानी, जैसे अभी आपने कुछ समय पहले नाम सुना, जैसे कि मैंने बताया कि इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगानी बनाया था, 40 प्रमुख सरदारों का दल बनाया था। तो उसने इसको नष्ट कर दिया, हटा दिया या इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया। फिर उसने एक दीवाने अर्ज, इसका पुनर्गठन किया। दीवाने अर्ज क्या होता था? सैन्य विभाग होता था। इसका उसने पुनर्गठन किया, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि मंगोलों का आक्रमण का भय रहता था और मंगोल के आक्रमण बाद में हुए भी बहुत ज़्यादा। तो उनसे बचने के लिए इसने सेना का पुनर्गठन किया और जो पश्चिमी सीमा है उसके ऊपर उनको नियुक्ति दी। इसने अपने दरबार में सिजदा और पाबोस प्रथा चलाई। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अगर हम बात करें लघुत्तरात्मक प्रश्नों की, तो बलबन के ऊपर टिप्पणी में जो मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं कुछ शब्द, ये आप याद कर लीजिए, तो लघुत्तरात्मक प्रश्न भी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो बलबन का शासन, चहलगानी को समाप्त करना और दीवाने अर्ज इसका पुनर्गठन करना, और सिजदा और पाबोस। तो सिजदा और पाबोस क्या होता है कि बलबन का ये मानना था, या बलबन ने सिद्धांत दिया कि जो राजा है यह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। उसके पीछे उसकी मंशा ये थी कि जब राजा को ईश्वर से जोड़ दिया जाएगा तो निश्चित रूप से विद्रोह कम होंगे और प्रजा में उसकी मान्यता बढ़ेगी। तो उसने पहला तो सिद्धांत ये दिया कि राजा जो है या शासक जो है वो ईश्वरीय प्रतिनिधि है, अपने आप को उसने ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। और इसने सिजदा और पाबोस शुरू किया। सिजदा क्या होता था दोस्तों, आपने कई बार गानों में सुना होगा, सिजदा या सजदा ऐसा शब्द आता है। तो सिजदा क्या होता है? सिर झुकाना, सम्मान में सिर झुकाना। और पाबोस क्या होता था कि दरबार में जाकर के जो भी उसके दरबार में जाता तो उन्हें उसका पैर जो है उसको चूमना पड़ता था। इस प्रकार से उसने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की दरबार में। उसने रक्त और लौह नीति अपनाई। रक्त और लौह नीति क्या होती है? रक्त और लौह नीति का मतलब है कि जो भी विरोध करता उसको भीषण रक्तपात द्वारा और अत्याचारों द्वारा वो उसको, उन लोगों को मार देता। स्त्रियां और बच्चे जो हैं उनको गुलाम बना देता। तो इस प्रकार से रक्त और लौह नीति बलबन ने चलाई, सिजदा, पाबोस। और इसके बाद शासक बनता है कैकुबाद
और गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स। परीक्षा में कई बार आ चुका है दोस्तों, याद रखिएगा क्यूमर्स। क्यूमर्स जो है ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो जैसे कि मैंने भी बताया, गुलाम के बाद में आता है अब खिलजी। तो दोस्तों पद्मावत आपने मूवी देखी होगी, नहीं देखी है तो कभी देख लेंगे या देख लेना, अच्छी मूवी है, देखना आप, उसमें राजस्थान के इतिहास का वर्णन है। तो वहीं पर हमें नाम मिलता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी उस फिल्म में यदि आप देखेंगे तो उसका एक चाचा रहता है, उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वह बहुत बूढ़ा था, 70 साल की उम्र में शासक बना और 1290 से 1296 तक वह केवल 6 साल ही शासन कर पाया, क्योंकि उसकी हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या करके जो राजपाट है वो अपने हाथ में ले लिया और इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। सिकंदर सानी का मतलब है द्वितीय सिकंदर। सिकंदर की उपाधि इसने क्यों धारण की? क्योंकि सिकंदर जो कि पहले आक्रमण कर चुका था और उसने विश्व विजय की नीति अपनाई थी, विश्व विजय करने के लिए सिकंदर निकला था, तो उसी से प्रेरित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो उपाधि है वो क्या धारण की? सिकंदर सानी, याद रखिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात के जो बघेल शासक थे राजपूत कर्ण, उसको हराया। रणथंबोर पर आक्रमण किया, जैसे कि हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, राजस्थान के इतिहास से संबंधित स्थल है। रणथंबोर पर 1301 में आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी और 1226 में किया था इल्तुतमिश ने आक्रमण। अब हम ये देखते हैं कि क्यों जरूरी है, क्यों रणथंबोर और चित्तौड़ को बार बार आक्रमण किया गया। इसका ये कारण है दोस्तों कि जो राजस्थान की, जैसे ये राजस्थान है और ये दिल्ली है, ये गुजरात है, तो दिल्ली से जब हम गुजरात जाते थे वो शासक या उनकी सेना, तो उनके मार्ग में रणथंबोर और चित्तौड़ ये पड़ते थे, तो इनको जीतना बहुत ज़रूरी था। दूसरा, ये शासक ये नहीं चाहते थे कि उनके पड़ोस में कोई शक्तिशाली शासक बने, इसलिए रणथंबोर भी अलाउद्दीन खिलजी ने फतेह किया। इसके बाद में 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और जैसे कि उस कहानी में, उस मूवी में भी बता रखा है, पद्मावती के लिए युद्ध किया गया, लेकिन वास्तविकता से ये थोड़ा परे है। पद्मावती भी एक कारण हो सकता है, लेकिन वास्तविक जो कारण है वो सामरिक कारण, सामरिक महत्व के कारण 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान किया था दोस्तों। गुजरात का अभियान का मतलब है गुजरात विजय करने ये गया था। वहाँ इसे एक गुलाम मिला था, भारतीय गुलाम, जो कि हिजड़ा था, मलिक काफूर। मलिक काफूर, उसके लिए जितना भी धन जीता गया उससे भी महत्वपूर्ण व्यक्ति, उस धन से भी बहुत ज़्यादा महंगा ये से हीरा मिला मलिक काफूर। और इस मलिक काफूर ने बहुत सारी विजयें प्राप्त की और अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका शासन या इसकी अगुवाई, मलिक काफूर जो है इसकी अगुवाई में जो अलाउद्दीन की सेना है वो दक्षिण भारत तक, पूरा जो दक्षिण भारत है उसको इसने विजित किया। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा कि मलिक काफूर एक नायाब हीरा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए, जिसने बहुत सारी विजय प्राप्त की। और जैसे कि मैंने भी पिछली स्क्रीन से बताया कि उसने दक्षिण भारत तक वो पहुंच गया। देवगिरी, होयसल, पांडे, ये सब दक्षिणी राज्य थे, उसको इसने विजित किया। और अमीर खुसरो, ये अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था और लेखक था। इसने ये वर्णन किया है कि जो मलिक काफूर है वो रामेश्वरम तक पहुंच गया। दोस्तों रामेश्वरम दक्षिण भारत का छोर है। अब्दुल कलाम का जिनसे संबंध है आपने सुना होगा, तो रामेश्वरम तमिलनाडु में है और भारत का बिल्कुल दक्षिणी छोर है, वहाँ से समुद्र शुरू हो जाता है, तो वहाँ तक इसने विजय प्राप्त की। इस प्रकार से मलिक काफूर ने बहुत बड़ा सहयोग दिया अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों बहुत ही शातिर शासक था। उसने विद्रोह जो हो रहे थे दरबार में, जैसे कि मैंने कहा कि सल्तनत काल के दरबारों में विद्रोह एक आम बात होती थी, तो उन पर नियंत्रण करने के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। एक पहला था अमीर वर्ग की संपत्ति को जब्त करना, खालसा भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलना। दोस्तों ये क्या है? तो इसका मतलब है अमीर, एक शब्द आया है यहाँ, तो अमीर का मतलब क्या होता था? अमीर का मतलब था कि जो उच्च कुल के जो लोग हैं जो कि दरबार में रहते थे उन्हें अमीर कहा जाता था। तो अमीरों की उन्होंने संपत्ति जब्त करके और उसको खालसा में बदल दिया। ठीक है,
खालसा क्या होता था अब ये भी समझना पड़ेगा। खालसा ऐसी भूमि होती थी जिसका नियंत्रण सीधे राजा के हाथ में या राज्य के हाथ में होता था। यदि हम साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें कि हमारे जो खेत होते हैं उनको हम ही बोते हैं, हम उनकी उपज लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी भूमि जिस पर सीधा सरकार का नियंत्रण हो और उसकी सारी उपज पर सरकार का अधिकार हो, तो उसे कहेंगे खालसा। तो अमीरों की जो भूमि है, संपत्ति है, उसको जब्त कर लिया और उसको खालसा बना दिया। दिल्ली में मद्य निषेध किया गया। मद्य क्या होता है दोस्तों? मद्य का मतलब है शराब। तो शराब बंद कर दी, तो उसने मद्य निषेध कर दिया। तीसरा है अमीर। वापस एक बार अमीर शब्द आएगा। अमीरों के जो मेल मिलाप हैं उन पर रोक लगा दी। अमीर जो लोग हैं ये क्या संपन्न होते थे, उनके पास खाली समय खूब होता था, तो ये षड्यंत्र करने लग जाते थे, तो इनके मेल मिलाप पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने रोक लगा दी। और चौथा इसने सुधार किया कि इसने गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। गुप्तचर प्रणाली इसकी जो शासन है उसका मूल आधार थी, और किसी भी प्राचीन वंश के शासन में गुप्तचर जो प्रणाली है, और आज भी हम कहें कि गुप्तचर प्रणाली किसी भी शासन का आधार, पहले बहुत ज़्यादा महत्व था इसका, तो आधार होती थी। तो इसने हर जगह गुप्तचर छोड़े और अलाउद्दीन खिलजी ने अपना शासन इस प्रकार से 4 ये सुधार किए। उसने संपत्ति जब्त कर ली अमीरों की, मेल मिलाप पर रोक लगा दी और मद्य निषेध कर दिया, और जो चौथा है जैसे कि मैंने बताया गुप्तचर प्रणाली का उसने गठन किया। तो ये 4 उसने आदेश निकाले। इसने एक उपाधि धारण की, यास्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन, काफ़ी बड़ी उपाधि है। तो ये उपाधि इसलिए धारण की कि इसने खलीफा का महत्व स्वीकार किया। खलीफा क्या होता था अब ये समझना पड़ेगा कि जो इस्लाम धर्म है उस तो पृथ्वी के ऊपर जो अल्लाह का जो सर्वोच्च या जो हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक जो अधिकारी होता था उसे खलीफा कहते हैं। पूरे विश्व के जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं उनका ये मुखिया होता था। तो इसने जो अलाउद्दीन खिलजी उसने खलीफा को माना, खलीफा की जो हुकूमत है उसको माना और मान्यता प्रदान की और ये उपाधि धारण की। खजाइनुल फुतूह एक पुस्तक है, उसके लेखक है अमीर खुसरो। तो देखिए ख से खुसरो और ख से खजाइनुल, तो अब बहुत सिंपल याद करना। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतूह में इसे अलाउद्दीन खिलजी को कहा है विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। 1 लाइन क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा। और किस पुस्तक में कहा? खजाइनुल फुतूह में। किसके लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी को कहा। क्या कहा? विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ी विशाल सेना बना ली थी और उस सेना को वह नगद वेतन देता था। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, कैश पेमेंट करता था, नगद वेतन ये अपने सैनिकों को देता था। और सैन्य जो खर्चा है उसको मैनेज करने के लिए उसने बाजार नियंत्रण प्रथा शुरू की। बाजार नियंत्रण उसने किया। बाजार नियंत्रण मतलब ये है कि कीमतों पर उसने नियंत्रण कर दिया, निश्चित कीमत कर दी कि उस कीमत से ज़्यादा जो है व्यापारी, वो दुकानदार है, वो नहीं बेच सकता था। और अगर बेचता तो बहुत कठोर नियम थे, और अगर कोई बेईमानी करता तो जितनी वो बेईमानी करता है तो उतना वजन का उसका शरीर से मांस काट लिया जाता। तो मतलब बहुत ज़्यादा सख्ती थी उस समय। तो बाजार नियंत्रण उसने किया, कीमतों पर नियंत्रण किया। और ये सब क्यों किया? उसने अपनी सेना को पर्याप्त संसाधन मुहैया करवाने के लिए। उसने कुछ पद सृजित किए। दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत का कार्य होता था व्यापार पर नियंत्रण करना। जैसे कि मैंने कहा कि बाजार नियंत्रण उसने शुरू किया। अगला है शहना। शहना यह बाजार का दरोगा होता था और नियंत्रण इसके हाथ में होता था, जो कानूनी व्यवस्था है वह ये देखता था। शहना। एक होता था मुहत्सिब। मुहत्सिब था जनसाधारण का रक्षक और मापतोल का निरीक्षक। इसका कार्य होता था कि जो जनसाधारण है उसके अधिकारों की सुरक्षा हो और मापतोल बिल्कुल सही किया जाए, इसलिए जो मुहत्सिब है इसका पद सृजित किया गया। और अगला है बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक, जैसे कि अभी हमने देखा था ऊपर, उसने चौथा जो 4 सुधार किए थे, चौथा सुधार गुप्तचर प्रणाली। तो गुप्तचर प्रणाली का जो गुप्तचर विभाग का जो मुखिया होता था वो बरीद ए मुमालिक था। इस प्रकार से उसने बाजार नियंत्रण किया। और क्यों किया दोस्तों? जैसे कि मैंने कहा, सेना का प्रबंधन करने के लिए।
सराय ए अदल, सराय ए अदल, सराय ए अदल यह एक बाजार होता था जो कि स्थानीय और विदेशी वस्तुओं के व्यापार यहाँ होते थे। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई किले का निर्माण करवाया। अलाई किले को कुश्क ए सिरी भी कहते हैं। अलाई किले का जो दूसरा नाम है कुश्क ए सिरी, और इसमें 7 द्वार हैं। इस प्रकार से इसने वास्तुकला में भी अपना योगदान दिया। और इसके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की यह विशेषता है कि अलाउद्दीन ने जहाँ खलीफा को मान्यता दी, और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी एक तरीके से सन की शासक था, इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया और उल वासिक बिल्लाह ये उपाधि धारण करके जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है, मुबारक से आप याद कर सकते हैं, इसने खुद ही खुद को मुबारकबाद दे दी खलीफा घोषित करके। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। इसके बाद में शासक बनता है नासिरुद्दीन खुसरव शाह। नासिरुद्दीन खुसरव शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक हमने देखा क्यूमर्स, और खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है? नासिरुद्दीन खुसरव शाह। तो नासिरुद्दीन खुसरव शाह और क्यूमर्स से अंतिम शासक हैं। और गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, और खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के वीडियो में कुछ विदेशी आक्रमण, सल्तनत की स्थापना और गुलाम और खिलजी वंश हमने देखा। दोस्तों अगले वीडियो में हम और आगे सल्तनत काल को लेके जाएंगे, फिर मुग़ल काल देखेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर शेयर करें दोस्तों, वीडियो सबको लाभ पहुँचाएँ। फेसबुक, ट्विटर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर ज़रूर शेयर करें दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।